सर्वेभ्यो नमो नमः मित्रों। प्रिय संस्कृत के जिज्ञासुओं, आइए मैं संपूर्णानंद शास्त्री पिछली कक्षा में चर्चा किए थे महेश्वर सूत्र के विषय में। महेश्वर सूत्र के द्वारा ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। बंधुओं, प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 होते हैं। आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। मित्रों, प्रत्याहार शब्द से ही एक बार प्रश्न पूछ लिया था, प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है? मित्रों, तो प्रत्याहार में प्रति और आंग दो उपसर्ग है। मित्रों, कौन सी धातु है? तो ह्री धातु है। कौन सी धातु है? ह्री धातु है। और घय प्रत्यय से मिल करके प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार में मित्रों कौन सा उपसर्ग? प्रति और आंग उपसर्ग। प्रति और आंग उपसर्ग। ह्री क्या है? धातु है। घय क्या है? प्रत्यय है। मित्रों, एक बार प्रश्न पूछा था, प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो दो उपसर्ग हैं। कौन कौन से? प्रति और आंग। कौन सी धातु है मित्रों? ह्री धातु है। इसी को क्या कहते हैं मित्रों? क्रिया कहते हैं। और कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। मित्रों, घय प्रत्यय जिसमें लगा रहता है उस धातु का वृद्धि आदेश होता है। आगे चलकर संज्ञा सूत्र बताएंगे वृद्धि क्या होता है, वृद्धि संज्ञा और गुण संज्ञा। मित्रों, प्रति और आंग उपसर्ग ह्री धातु है। घय प्रत्यय से मिलकर के क्या बनता है? प्रत्याहार। अगर इसको हम जोड़ें तो इस प्रकार बनता है, प्रति और आंग में गकार की हलंतम से हल तस्लोपा से लोप हो जाएगा। मित्रों, बचेगा हा आ और यहाँ पर ह्री। इस प्रकार बचा। घय में मित्रों यकार का हलंतम सूत्र से और घकार का लसक को तद्धितेश सूत्र से इत संज्ञा तस्लोपा से लोप होगा। बचेगा यहाँ पर केवल आ। मित्रों, यहाँ पर संधि हो रही है, यण संधि। आप जानते हैं इकार के बाद असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाएगा। बनेगा प्रत्याहरी। यहाँ पर घय प्रत्यय था। घय प्रत्यय के पहले ह्री को क्या करेगा? ह्री में जो रिकार है उसको वृद्धि आदेश कर देगा। तो कुल मिलाकर के हा और ये री है। इतना चीजें बची। मित्रों, जब इसको जोड़ेंगे तो बनेगा प्रत्या। हा हलंत है मित्रों, ये रिकार दीर्घ आदेश हो जाएगा तो बनेगा आर। क्या बनेगा? आर। आगे आ है, वर्ण सम्मेलन करेंगे मित्रों, बनेगा प्रत्या। हा हलंत है, आ जुड़ेगा, हा पूरा हो जाएगा, हलंत हटेगा, रा हलंत है, आ जुड़ेगा, बनेगा क्या? प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द का तात्पर्य होता है मित्रों संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। केवल इतना कह देने से काम नहीं चलेगा मित्रों, क्योंकि संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्तीकरण जो है मित्रों या संक्षेपीकरण, जब समास की परिभाषा बताते हैं वहां पर भी कहा जाता है समसनम समासः। समास को संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। वहां पर भी संक्षेप शब्द आता है। मित्रों, अगर केवल संक्षिप्तीकरण कह देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर वर्णों का संक्षिप्तीकरण। किसका मित्रों? वर्णों का संक्षिप्तीकरण। ध्यान रखना है, वर्णों का संक्षिप्तीकरण प्रत्याहार कहलाता है और पदों का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है? समास कहलाता है मित्रों। तो प्रत्याहार में प्रति और आंग उपसर्ग ह्री धातु घय प्रत्यय। ये कई बार पूछा मित्रों, कौन सा प्रत्यय लगा है प्रत्याहार में? तो कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। मित्रों, हम आपको पिछली कक्षा में 3 प्रत्याहार बताए थे। एक अच, अक, हल, ये बताए थे मित्रों। प्रत्याहार की कुल संख्या 42 है। कुछ विद्वान एक रा प्रत्याहार मानते हैं, लड़ मध्य तुईत संज्ञकः, और कुछ विद्वान एक यय प्रत्याहार मानते हैं। कुल मिलाकर 44 प्रत्याहार मानते हैं। लेकिन मित्रों, जो महर्षि पाणिनि को अष्टाध्यायी की रचना करने के लिए जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता हुई उतने हुए प्रत्याहार उन्होंने परिगणित किया। उनको आवश्यकता हुई कितनी? 42 प्रत्याहारों की। और अष्टाध्यायी की रचना करने के लिए कितने प्रत्याहार? 42 प्रत्याहार। मित्रों, यही 42 प्रत्याहार ही माने जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है रा प्रत्याहार, यम प्रत्याहार। लेकिन
जब भी प्रश्न आएगा तो आप 42 ही लगाएंगे। प्रत्याहारों की संख्या 42। अगर 42 ऑप्शन में नहीं रहता है विकल्प में, तब आप 43 और 44 की ओर अग्रसर होंगे, नहीं तो आप प्रायः 42 ही प्रयोग करेंगे। मित्रों, प्रत्याहार की हम 2 शर्तें बताए थे। प्रत्याहार आप कैसे जानेंगे कि ये प्रत्याहार है? प्रत्याहार की 2 शर्तें। पहली शर्त है मित्रों, प्रत्याहार में सदैव 2 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? प्रत्याहार में सदैव 2 वर्ण होते हैं। और दूसरी शर्त है मित्रों, प्रत्याहार के जो अंतिम वर्ण है वो सदैव हलंत रहता है। प्रत्याहार का अंतिम वर्ण सदैव इत संज्ञक या हलंत, इत संज्ञक या हलंत वर्ण होता है। मित्रों, यहीं पर आप समझ लीजिए कि प्रत्याहार का पहला वर्ण कभी भी हलंत नहीं होता है। प्रत्याहार में सदैव 2 वर्ण होते हैं। और दूसरी शर्त है, प्रत्याहार का अंतिम वर्ण सदैव इत संज्ञक या हलंत वर्ण होता है। प्रत्याहार का प्रथम वर्ण कभी भी हलंत नहीं होता है। मित्रों, जैसे अगर हम कहें क्या यह प्रत्याहार है क्या? मित्रों, पहली शर्त तो यह पूरा कर रहा है, प्रत्याहार में सदैव 2 वर्ण होते हैं, 1 वर्ण और 2 वर्ण। लेकिन दूसरी शर्त को यह नहीं पूरा कर रहा है, प्रत्याहार का अंतिम वर्ण सदैव इत संज्ञक या हलंत वर्ण होता है। जो एक का है ये इत संज्ञक वर्ण नहीं है मित्रों, इसमें हलंत नहीं लगा है, इसलिए यह प्रत्याहार नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर हम हलंत लगा देते हैं तो अब ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। अगर प्रत्याहार ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है तो मित्रों, प्रत्याहार बनाने के लिए मान लीजिए समस्या है, आपको प्रत्याहार बनाना एक समस्या, आप अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, तो सर्वप्रथम जो दोनों वर्ण दिए रहेंगे उनको माहेश्वर सूत्र में हमको ढूंढना होगा। तो पहले इस आ वर्ण को ढूंढेंगे, जहां मिलेगा वहां से लेकर के, और फिर दोबारा ये का वर्ण को ढूंढेंगे, जहां से ये मिलेंगे। दोनों वर्णों के बीच के वर्णों को लिख लेना है। बीच के वर्णों का मतलब ये आ भी लिखना है, लेकिन का तक लिखना है, का को नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि इत संज्ञक है। मित्रों, पिछली कक्षा में हम आपको बताए थे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या मित्रों कितनी है? 14 है। ये जो बताए थे कि अंतिम वर्ण होते हैं, इन सब की क्या संज्ञा होती है? एसाम अंत्या इतः, एसाम अंत्या इतः, इन सब की क्या संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। मित्रों, अक प्रत्याहार हमको आपको बनाना था, तो आ ढूंढना था, और क्या ढूंढना था मित्रों? का। यहाँ आ मिला और ये का मिला। आ से लेकर के का तक के वर्णों को लिखना है। किसको नहीं लिखना है मित्रों? आ ई उ ड़ा नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ड़ा इत संज्ञक है, ड़ा हलंत वर्ण है, हलंत वर्ण है यानी इत संज्ञक है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका प्रत्याहार में क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र की पिछली कक्षा में भी चर्चा किए थे, यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है। प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता। मित्रों, आ से लेकर के का तक के वर्णों को लिखना है, और जो प्रत्याहार में हलंत वर्ण है यानी इत संज्ञक वर्ण है उनका लोप हो जाता है, वो नहीं लिखे जाएंगे। आ से लेकर के यहाँ का तक के वर्णों को लिखना है, इन दोनों को नहीं लिखना है क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है। तो क्या क्या लिखे जाएंगे? आ ई उ री लृ। तो मित्रों, आ ई उ री लृ अक के अंतर्गत मित्रों आ ई उ री लृ। इसी प्रकार मित्रों कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने? 42 प्रत्याहार बनते हैं। 42 प्रत्याहार को आगे दिखाएंगे।
मित्रों अच एक प्रत्याहार है। हमने आपको पिछली कक्षा में कहा था 3 प्रत्याहार ज्यादा पूछे जाते हैं। अच प्रत्याहार वो कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं? तो मित्रों अच एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें संस्कृत में सभी स्वर आ जाते हैं। हल एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत संस्कृत के सभी व्यंजन आ जाते हैं। अल एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं। तो अच एक प्रत्याहार है मित्रों। अच प्रत्याहार को लिखने के लिए आप क्या करेंगे? माहेश्वर सूत्र में आ और चा को खोजेंगे। तो आ मिला मित्रों आपको कहां? ये आ मिला और ये चा मिला। यहां से लेकर के यहां तक के वर्णों को लिखना है। किसको नहीं लिखना है? ये अंतिम वर्णों को नहीं लिखना है। इनकी क्या संज्ञा होती है मित्रों? इनकी संज्ञा होती है क्या? इत संज्ञा। इत संज्ञक वर्णों को नहीं लिखना है। तो मिलेगा क्या? आ ई उ री ली ए ओ आए आओ। मित्रों यह प्रत्याहार बहुत ही सरल है, कई बार पूछा गया है। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं मित्रों? 9। और यही जो 9 वर्ण है यही स्वर है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। मित्रों यहीं से प्रश्न पूछना प्रारंभ करता है, किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं? तो अच एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। कौन कौन से स्वर हैं? आ ई उ री ली ए ओ आए आओ। मित्रों यहीं पर ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि संस्कृत में मूल स्वरों की या प्रधान स्वरों की संख्या कितनी है, या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो मित्रों मूल जब पूछे या प्रधान स्वर जब पूछे तो आप कितनी बताएंगे? प्रधान स्वरों की संख्या। प्रधान मतलब प्रधान बीडीसी ना समझ लेना मित्रों, प्रधान माने मुख्य। प्रधान स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों? प्रधान स्वरों की संख्या 5 है। आ ई उ री ली। जब चाहे मूल स्वर पूछे चाहे प्रधान स्वर पूछे आप बताएंगे 5 स्वर। पूछेगा कौन कौन से, तो बताएंगे आ ई उ री ली। पूछ लेगा, इसी में से प्रश्न दे देगा कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। 4 विकल्प है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। आ ई उ ए कौन सा लगाएंगे? ये जो है मूल स्वर नहीं है। ये कैसा स्वर है मित्रों? ये जो है संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर है। यह भी प्रश्न पूछा था कई बार मित्रों। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी है? तो मित्रों आप बताएंगे 4। कौन कौन से? ए ओ आए आओ। ए ओ आए आओ। यहीं पर 3 प्रश्न हुआ। मूल स्वरों की संख्या 5, संयुक्त स्वरों की संख्या 4, कुल स्वरों की संख्या 9। मित्रों इसी प्रकार पूछता है कि हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं, आप जानते हैं। अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो समस्या ई है और का है। ई को ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है? माहेश्वर सूत्र में। और का को ढूंढना है कहाँ? माहेश्वर सूत्र में। जहां ये दोनों वर्ण मिल जाएं वहां से वहां तक के वर्णों को लिखना है। किसको नहीं लिखना है? जो हलंत वर्ण है उसी को नहीं लिखना है। प्रत्याहार अपने आप निर्माण हो जाएगा, प्रत्याहार बन जाएगा। मित्रों माहेश्वर सूत्र में आप देखिए ई कहां पर है? ई और का। ई यहां पर आपको मिला और का कहां पर? यहां पर। ई से लेकर के का तक के वर्णों को लिखना है। किसको नहीं लिखना है? ड़ा और का को। क्यों? क्योंकि यह इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्णों को प्रत्याहार में नहीं लिखा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे क्या मित्रों? ई उ री ली।
मित्रों इसी प्रत्याहार में बहुत सारे प्रश्न हैं, इसी महेश्वर सूत्र में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए, पूछ लेगा कि कहां से कहां तक स्वर 1 से लेकर के 4 तक स्वर दर्शाते हैं। महेश्वर सूत्र पहले से चौथे तक सभी स्वर आ जाते हैं और 5वें से 14वें तक सभी व्यंजन आ जाते हैं। 5वें से 14वें तक सभी व्यंजन आ जाते हैं। मित्रों प्रश्न एक उठता है कि पूरे महेश्वर सूत्र में ऐसे कौन से वर्ण हैं जो 2 बार आए हैं। तो एक इत्संज्ञक वर्ण 2 बार आया है मित्रों, ये ळकार और ये ळकार, दोनों इत्संज्ञक हैं मित्रों। इसमें भी हलंत है और इसमें भी हलंत है। ये किस लिए आए हैं मित्रों? ये जो ड़ा है, इस ड़ा से केवल, हाँ आपको संशय हो सकता है कि सर इस ड़ा से कितने महेश्वर, कितने प्रत्याहार बनेंगे? केवल इस ड़ा से एक प्रत्याहार बनता है, आ ई उ ळ। बाकी अणुदित सवर्ल से एक सूत्र है मित्रों, उसके द्वारा आ से लेकर के ड़ा, बाकी इस आड़ा को एक भी प्रत्याहार बनता है, बाकी इसके अंतर्गत 3 प्रत्याहार बनते हैं, अड़ इड़ इत्यादि करके बनता है, उड़ इत्यादि। मित्रों आ से लेकर के इस ड़ा तक के अंतर्गत जब भी प्रश्न पूछेगा इससे केवल एक ही, अगर मान लीजिए पूछ ले कि पहले वाले इत्संज्ञक वर्ण से कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो केवल एक, वह कौन सा? अ आ ई उ। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण? आ ई उ। मित्रों इसी में अगर पूछे कि महेश्वर सूत्र में ही ऐसा वह कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है, इत्संज्ञक वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है? तो मित्रों हा एक ऐसा वर्ण है जो 2 बार आया है। 5वें में भी 5वें का पहला वर्ण हा है और 14वें का भी पहला वर्ण क्या है? हा है। ये क्यों आया है? प्रश्न उठता है कि कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन तो 2 बार आया नहीं, लेकिन ये हा क्यों बार आया? मित्रों ये अट प्रत्याहार में महेश्वर सूत्र, अट प्रत्याहार के अंतर्गत महर्षि पाणिनि को हा की जरूरत हुई। किसकी? हा की। आ से लेकर के टा, अट प्रत्याहार के अंतर्गत हा की जरूरत पड़ी, इसलिए यहाँ पर हा आया। और ये जो हा यहाँ पर आया मित्रों, सा से लेकर के ला, सल प्रत्याहार के अंतर्गत हा की जरूरत पड़ी, नहीं तो ऊष्म व्यंजन कैसे दर्शाए जाते। अगर पूछे कि यहाँ पर हा क्यों आया, तो आप बताएंगे अट प्रत्याहार को बोध कराने के लिए। यहाँ पर हा क्यों आया, तो सल प्रत्याहार यानी ऊष्म व्यंजन का बोध कराने के लिए। पूछ सकता है कि कौन से वर्ण है जो 2 बार आए हैं, तो हा एक ऐसा वर्ण है जो 2 बार आया है। पूछ लेगा ऐसा कौन सा इत्संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है, तो कौन कौन सा मित्रों? ड़ा है, पहले कड़ा और 6वें कड़ा, ये 2 बार आया है। मित्रों प्रश्न उठता है कि वो कौन, कितने महेश्वर सूत्र के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं? तो पहले से लेकर के चौथे तक सभी स्वर आ जाते हैं। इसी में प्रश्न उठता है मित्रों कि कितने ऐसे महेश्वर सूत्र हैं जिनके द्वारा सभी मूल स्वर आ जाते हैं। अभी अभी मूल स्वर की चर्चा हुई। मूल स्वर कितने हैं मित्रों? 5 हैं। कौन कौन से थे? आ ई उ री लुरी। तो ऐसे कितने महेश्वर सूत्र हैं जिनके द्वारा सभी मूल स्वर आ जाएंगे? तो 2 महेश्वर सूत्र हैं, आ ई उ री लुरी, पांचों मूल स्वर आ गए। तो ऐसे 2 महेश्वर सूत्र यानी प्रथम और द्वितीय जो महेश्वर सूत्र है, इसके अंतर्गत सभी मूल स्वर आ जाता है। मित्रों इसी प्रकार प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा महेश्वर सूत्र है जिसके अंतर्गत सभी संयुक्त स्वर आ जाते हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या मित्रों कितनी है? 4 है। कौन कौन? ए ओ ऐ औ। तो ये 2 प्रत्याहार, 2 महेश्वर सूत्र जो हैं, तीसरा और चौथा, इन दोनों के अंतर्गत सभी संयुक्त स्वर आ जाएंगे, ए ओ ऐ औ। इसी प्रकार पूछता है मित्रों वह कौन सा महेश्वर सूत्र है जिसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन की संख्या मित्रों 4 है। वो कौन कौन से हैं? या वा रा ला।
मित्रों इसी प्रकार सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं, सा सा हा। तो या व ला क्या है मित्रों? अंतस्थ वर्ण है या अंतस्थ व्यंजन है। तो पूछता है प्रश्न, वह कौन सा महेश्वर सूत्र है जिसके अंतर्गत सभी अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं? या व ला। तो या व ला यानी 5वें से 6वें तक के अंतर्गत सभी अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं या अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। मित्रों प्रश्न पूछता है, वह कौन सा माहेश्वर सूत्र है जिसके अंतर्गत वर्गों का पंचमाक्षर या नासिक वर्ण आ जाते हैं? तो माहेश्वर सूत्र का 7वां माहेश्वर सूत्र जो है मित्रों, इसके अंतर्गत सभी पंचमाक्षर आ जाते हैं, वर्गों के पंचम अक्षर यानी 5वें वर्ण या 5वें अक्षर आ जाते हैं। तो कौन कौन? इया मंगल न। महेश्वर सूत्र के 7वें के अंतर्गत सभी पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण आ जाते हैं। मित्रों प्रश्न होगा आपसे कि वह कौन सा महेश्वर सूत्र है जिसके अंतर्गत वर्गों का चतुर्थ वर्ण आ जाता है। चतुर्थ वर्ण मतलब मित्रों आप समझ रहे हैं, जैसे कवर्ग का चतुर्थ वर्ण क्या है मित्रों? कवर्ग में 5 वर्ण कौन कौन से? का खा गा घा अंगा। कवर्ग में पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां। हम पूछ रहे हैं कि सभी वर्गों का चतुर्थ वर्ण, कवर्ग का चतुर्थ वर्ण क्या है? घा है। इसी प्रकार चा वर्ग का चतुर्थ वर्ण क्या है? झा है। इसी प्रकार 5 वर्गों का चतुर्थ वर्ण। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वह कौन सा महेश्वर सूत्र है जिसके अंतर्गत वर्गों का चतुर्थ व्यंजन या चतुर्थ वर्ण आ जाता है, तो 8वां और 9वां महेश्वर सूत्र वर्गों का चतुर्थ वर्ण दर्शाता है। आप करके देख लीजिएगा मित्रों, ये 5 वर्ण क्या है? वर्गों के चतुर्थ वर्ण है। फिर प्रश्न पूछेगा आपसे कि वह कौन सा महेश्वर सूत्र है जिसके अंतर्गत वर्गों के तृतीय व्यंजन या तृतीय वर्ण आ जाते हैं? तो मित्रों 10वां महेश्वर सूत्र के अंतर्गत वर्गों का प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। मित्रों प्रश्न होगा आपसे कि वह कौन सा माहेश्वर सूत्र है जिसके अंतर्गत वर्गों का प्रथम वर्ण और वर्गों का द्वितीय वर्ण आ जाता है? तो 11वां और 12वां महेश्वर सूत्र है। मित्रों ये एक 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 और एक एक। कुछ मित्र इसको समझते हैं 22,222 है, 11,111 है। मित्रों न 11,111 है न 22,222 है, बल्कि यह अपने अपने वर्गों का द्वितीय वर्ण है। कुछ मित्र एक बार पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर बताए, सर आज तक तो हम 11,000 वोल्टेज देखे थे, लेकिन आप तो यहाँ 44,444 वोल्टेज दिखा रहे हैं। मित्रों ये 44,444 वोल्टेज नहीं है, अपितु ये प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। मित्रों इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण किस माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत? 11वें और 12वें के अंतर्गत। मित्रों इसी प्रकार प्रश्न होगा आपसे कि वह कौन सा माहेश्वर सूत्र है जिसके अंतर्गत सभी ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं? ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है मित्रों। कौन कौन से? श, श, स, ह। ये चारों वर्ण जो है सा 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 ह मित्रों, सा 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 ह 13वें और 14वें के अंतर्गत, अर्थात 13वें और 14वें महेश्वर सूत्र के अंतर्गत सभी ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। मित्रों प्रत्याहार, इसी 14वें महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण होता है। इस महेश्वर सूत्र से तो 42 नहीं मित्रों, आप करेंगे तो 89-90 प्रत्याहार का निर्माण हो सकता है। लेकिन महर्षि पाणिनि को जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता हुई उतने ही प्रत्याहार उन्होंने लिखे। तो महर्षि पाणिनि को आवश्यकता हुई मित्रों कितने? 42 प्रत्याहार। जब भी प्रश्न पूछे आप 42 लगाइएगा, अगर 42 विकल्प में ना रहे तब आप 43 और 44 लगाइए।
अन्यथा आप 85, 55, 90 मत लगाइएगा। मित्रों 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं, संक्षेप में आप यहाँ पर देख लीजिए। 42 प्रत्याहार ये हैं। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। 1 से लेकर के 8 मित्रों अड़ प्रत्याहार। पहला प्रत्याहार अड़। अड़ में हमने बताया था कि पहले वाले लकार से केवल एक प्रत्याहार बनता है, वह बना है आ ई उ। फिर उसके बाद अक। अक प्रत्याहार मित्रों ये चर्चित इसलिए भी है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या प्रधान स्वर आ जाते हैं। फिर मित्रों अच प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार? अच प्रत्याहार। ये अभी प्रचलित है, ज्यादा चर्चित है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ जाते हैं मित्रों? सभी स्वर आ जाते हैं। अगर अब हम स्वर को स्वर ना बोल करके अच बोलेंगे तो आप समझ लेंगे जी, स्वर का नाम अच है। अच के अंतर्गत जब सभी स्वर आ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार या अच। मित्रों इसी प्रकार अट प्रत्याहार, आ से लेकर के टा तक के वर्णों को लिखना है, किसको नहीं लिखना है? जो हलंत वर्ण है उनको नहीं लिखना है। इसी प्रकार अड़ प्रत्याहार। ये अड़ मित्रों कहाँ का है? ये अड़ वहाँ छठवें का लड़ क्या है मित्रों? तो यहाँ पर देखिए ये अंतिम वर्ण क्या है? ला है। तो आ से लेकर के ला तक को लिखना है, किसको नहीं लिखना है? इत संज्ञक। फिर अम प्रत्याहार है मित्रों, फिर अस प्रत्याहार, फिर अल प्रत्याहार। लिखना चाहें आप लिख लें, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप लिख लेंगे। उसके बाद मित्रों 8 के बाद आइए 9वां। 9 से लेकर के यहाँ पर आप देखिए मित्रों 9वां क्या है? इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा। इको यणच। जब संधि पढ़ाएंगे तो यण संधि में कौन सा प्रत्याहार पहले प्रयुक्त होता है? इको यणच। वहां पर 3 प्रत्याहार आते हैं। कौन कौन सा? इक, यण और अच। अच का मतलब अच। अच अभी पिछली बार में बताए थे कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। तो मित्रों इक प्रत्याहार क्या है? ई उ री ली। इसी प्रकार इच, इड़। फिर क्या है? उक, एंग। एंग प्रत्याहार मित्रों यह इस प्रकार भी पूछा जाता है। जब अदेंग गुणा बताएंगे आपको, क्या? अदेंग गुणा, गुण की संज्ञा बताएंगे तो वहां पर भी आएगा ए ओ। एंग प्रत्याहार आता है तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ। मित्रों ये एच प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार? एच प्रत्याहार। कुछ विद्यार्थी अगर नेत्रेंद्रिय से नहीं देख रहे होंगे तो यह भी समझ सकते हैं, सर एच प्रत्याहार। एच नहीं है भैया, ये अच हम बोल रहे हैं। क्या? अच बोल रहे हैं। कौन सा प्रत्याहार मित्रों? अच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण? ए ओ ऐ औ। इसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कैसा स्वर मित्रों? वह कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी संयुक्त स्वर आ जाते हैं? तो कौन सा है? एच प्रत्याहार। ये क्या है मित्रों? ऐच प्रत्याहार। वृद्धिरा दैच जब बताएंगे तो वहां पर ऐच आएगा, ऐ और औ। ये हस प्रत्याहार है मित्रों। जब उत्त संधि बताएंगे तो वहां पर हस प्रत्याहार का प्रयोग आएगा मित्रों। तो हा से लेकर के सा तक लिखना है, तालव्य सा यानी 10वें सूत्र तक लिखना है। इसी प्रकार हल। हल की चर्चा मित्रों कई बार किए थे, पिछली क्लास में भी चर्चा किए थे। हल एक ऐसा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत संस्कृत के सभी व्यंजन आ जाते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या मित्रों कितनी है? 33 है। न 37 न 35। हम बोल रहे हैं 33 नहीं, कुछ विद्यार्थी समझ लेते हैं कि 33 नहीं 37 समझ रहे हैं। 37 नहीं मित्रों, 33, 33 यानी 3 मित्रों 33 व्यंजन आते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये इसमें हा एक वर्ण ऐसा है जो 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ये क्यों आया है हमने आपको पहले भी बताया है कि अट प्रत्याहार की सिद्धि के लिए और सल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। तो जो मित्रों हल प्रत्याहार है इसके अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि व्यंजन नहीं
हल प्रत्याहार के अंतर्गत केवल वर्णों की संख्या बताइए, तो वर्णों की संख्या जब आप इसका गणना करेंगे तो शायद 34 आता है। लेकिन जब उसी में अगर दिया रहे कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने व्यंजन आ जाते हैं, व्यंजन की बात, अगर व्यंजन कहीं से भी आया है तो आप समझिएगा कितना लिखना है, 33। 17 तक लिख लिए मित्रों, आगे बढ़िए। 18 से ये है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे। यण प्रत्याहार अभी हमने चर्चा किया, इको यणच, यण में या व र ला, इसको जरूर याद रखिएगा मित्रों। यम प्रत्याहार उसी प्रकार, यय प्रत्याहार उसी प्रकार, यय यरो अनुनासिके जब संधि पढ़ाएंगे तो यह प्रत्याहार आएगा मित्रों। यर प्रत्याहार, वस प्रत्याहार, वल प्रत्याहार और रल प्रत्याहार, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे आप बाद में लिख लेंगे। 25 के बाद मित्रों 26। 26 से देखिए मित्रों आपको मय प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार, मय, मां से लेकर के ये तक, यानी कि कपय 12वें तक। फिर मित्रों गम प्रत्याहार, फिर क्या है, झस प्रत्याहार, फिर क्या है, झस प्रत्याहार। मित्रों यह बहुत बार प्रश्न पूछा है, संधि में जब हम आपको बताएंगे झलाम जस झसी, तो वहां पर झसी, झस का मतलब झस प्रत्याहार, वहां पर पूछा जाएगा व्यंजन संधि में। उसके बाद झय प्रत्याहार, झर प्रत्याहार, झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार मित्रों महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोण से, झल प्रत्याहार आप जरूर लिख लीजिएगा। जब हम बताएंगे झल संधि, जस तो संधि, तो वहां पर सूत्र आता है झलाम जसोवंते, झलाम जस झसी। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत हम वर्णों को पूछेंगे तो आपको बताना होगा झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा सा सा हा। मित्रों यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का चतुर्थ वर्ण, वर्गों का तृतीय वर्ण, वर्गों का द्वितीय वर्ण, मित्रों वर्गों का प्रथम वर्ण, और मित्रों क्या है, सा सा सा, यानी ऊष्म व्यंजन आता है। संक्षेप में अगर हम कहें मित्रों, झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं 1 2 3 4, रानी बैठी अपने द्वार, ऐसा नहीं मित्रों, 1 2 3 4 और क्या है, सल है, सल क्या है, प्रत्याहार है। 1 2 3 4 यानी वर्गों का प्रथम वर्ण, वर्गों का द्वितीय वर्ण, वर्गों का तृतीय वर्ण और वर्गों का चतुर्थ वर्ण तथा सल प्रत्याहार अर्थात ऊष्म व्यंजन आते हैं। झल प्रत्याहार हो गया मित्रों। भस प्रत्याहार भा घा ढा द, मित्रों जस प्रत्याहार पूछेगा उसी में जस वाला जरूर आप याद रखिएगा, जा बा गा डा द, क्या मित्रों, जा बा गा डा द, इसको याद रखिएगा। 34 के बाद मित्रों देखिए 35 से, मित्रों 35 में क्या है, बस प्रत्याहार बा गा डा द। 36 में है खय प्रत्याहार, 37 खर प्रत्याहार। मित्रों यह जो है प्रत्याहार संधि में जब आएगा तो खर प्रत्याहार बहुत बार पूछा जाता है। खर प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 13 है, जैसे अभी आप वहां 1 2 3 4 और सल प्रत्याहार लिखे थे, वैसे आप इसको लिखेंगे 1 2 और तीनों प्रकार के सा। मित्रों ये क्या है, 2 है, ये 2 2 2, ये 1 1 1 और ये तीनों प्रकार का सा, यानी पहला दूसरा और तीनों प्रकार का सा। मित्रों इसी प्रकार 6 प्रत्याहार, इसी प्रकार चय प्रत्याहार, ये भी पूछा जाता है मित्रों। चर प्रत्याहार, ये चर तो संधि जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आएगा काम, चा टा ता का पा शा शा सा। मित्रों इसी प्रकार सर प्रत्याहार सा सा सा, और इसी प्रकार सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण है मित्रों, सा सा शा और हा, यानी तीनों प्रकार के सा और हा। सल प्रत्याहार को ही कैसा व्यंजन कहते हैं मित्रों, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। मित्रों इस प्रकार प्रत्याहार की कुल संख्या क्या है, 42 है। यह विवादित प्रश्न नहीं होगा तब आप 42 ही लगाइएगा।
आयोग कुछ भी माने, अगर 42 आप विकल्प में है तो आप 42 ही लगाइएगा। हालांकि जानकारी के लिए हमने आपको बताया 43वां भी जानिए और 44वां भी जानिए। 43वां वही लड़ मध्य तुइत संज्ञा का है र, और यही प्रत्याहार जो है 44वां है। इस प्रकार 42 प्रत्याहार हुए। कितने मित्रों? 42 प्रत्याहार। लेकिन इस 42 प्रत्याहारों को अगर हम कहें आपको याद करने को, तो इसको आप याद नहीं कर सकते, ना आपको याद करने की जरूरत ही है मित्रों। सिर्फ आपको याद क्या करना है? माहेश्वर सूत्र को। हमने आपको बताया था माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। 14 को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ना याद होगा तब आप मित्रों बताइएगा। इसको विधिवत ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल एकदम देसी भाषा में, गांव की भाषा में, हम सब भारत जो देश है गांवों में बसता है, इसलिए गांव की भाषा में बिल्कुल इसको आसान तरीके से मित्रों बताएंगे, आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। ये कठिन नहीं मित्रों, इसको आप कठिन मान बैठे हो, बाकी ये कुछ है नहीं, ये स्वर और व्यंजन ही है। क्या है? 1 से लेकर के 4 तक स्वर है, 5 से लेकर के 14 तक क्या है मित्रों? व्यंजन है। कुछ लोग इसको अपना नहीं याद हो रहा था, जबरदस्ती एक जगह पढ़ा रहे थे तो एक विद्यार्थी याद कर रहा था कुछ इस प्रकार, आई उड़ा रेल रे काए होंगा आए आओ च, इस प्रकार याद कर रहा था मित्रों। फिर कहा हया वरट, छठवां लड़ा, सतवां या मंगला नाम झाभाया गाढ़ा धासा जाबा गाढ़ा दास, खफा छठ था चट तव कपाया सर हल। मित्रों अपना अपना तरीका है, याद कीजिए किसी भी प्रकार से, आपको कम से कम याद तो हो, कम से कम पढ़ें तो राग के बहाने ही, स्वर के बहाने ही, लय के बहाने ही कम से कम याद तो हो जाए। अगर ये 14 माहेश्वर सूत्र याद हो गया तो मित्रों संस्कृत का ये प्राण है, संस्कृत व्याकरण का ये प्राण है मित्रों। अगर यह याद होगा तो आप प्रत्याहार सीख जाएंगे, और प्रत्याहार सीख गए तो संधि आगे इसका बहुत प्रयोग है मित्रों। हमने आपको संक्षेप में बता दिया, यह भी बताया कि मूल स्वर कितने माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत? 2, पहले दूसरे, सब इत्यादि चर्चाएं हो गई हैं मित्रों। जब पूछेगा कौन सा, वह कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है, तो 2 वर्ण आए हैं मित्रों। एक इत संज्ञक है, ड़ इत संज्ञक, और एक बिना इत संज्ञक के। जो इत संज्ञक है ड़ 2 बार आया है, और जो हा वर्ण है वो 2 बार आया है। कितने बार? 2 बार। इससे कितने वर्ण होते हैं मित्रों? कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42 प्रत्याहार बनते हैं। 42वां प्रत्याहार आप बना लिए मित्रों। बात चल रही थी अच प्रत्याहार की। अच प्रत्याहार, इस अच प्रत्याहार में 3 प्रश्न हैं आपके पास। सब स्वर की संख्या 9, मूल स्वर की संख्या 5, संयुक्त स्वर की संख्या 4। कौन कौन से? ए ओ ऐ औ। मित्रों जो अच प्रत्याहार है इसके अंतर्गत जो 9 स्वर हैं, ये जो 5 हैं मूल स्वर हैं, ये जो है 4 संयुक्त स्वर हैं, इसको आप जान गए। बाकी मित्रों इसी में प्रश्न बनता है वह कौन सा वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो लृ एक ऐसा वर्ण है जिसका ह्रस्व भी बनता है, प्लुत भी बनता है और दीर्घ रूप नहीं होता। यही प्रश्न पूछा था 2019 में, लास्ट बार यही पूछा था, जो 9 जनवरी को पेपर हुआ था, यही प्रश्न ही पूछ लिया था। वह कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ वर्ण नहीं होता है। तो लृ एक ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ वर्ण नहीं होता है। प्रश्न पूछता है मित्रों ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तीनों रूप होते हैं मात्रा की दृष्टिकोण से? ह्रस्व,
दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। यह 4 स्वर आ ई उ री, ये 4 स्वर जो होते हैं मित्रों, इनका चारों रूप होता है। कौन कौन सा? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। मित्रों इस री का कौन सा रूप नहीं होता है? दीर्घ। इसी प्रकार ए ओ आई औ, इनका कौन कौन सा रूप होता है मित्रों? तो ये ऑलरेडी अपने आप में जो लिखे गए हैं ये दीर्घ हैं। कैसे हैं? दीर्घ हैं। दीर्घ होता है और प्लुत होता है, इसका ह्रस्व नहीं होता है। प्रश्न पूछा था कि ली ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका दीर्घ रूप नहीं होता? मित्रों हो सकता है प्रश्न अब की बार यह पूछ ले, वह कौन सा स्वर है या वे कितने स्वर हैं जिनका ह्रस्व नहीं होता या ह्रस्व का अभाव होता है? तो मित्रों ए ओ आई औ, इनका ह्रस्व भेद नहीं होता है, क्योंकि ह्रस्व जो होता है मित्रों एक मात्रिक होता है। कितना होता है? एक मात्रिक। और पहले ही आपने पढ़ लिया है कि ये कैसे स्वर हैं? संयुक्त। संयुक्त का तात्पर्य ही है मित्रों कि कम से कम 2 वर्णों से मिल करके जो बना है वही क्या है? संयुक्त है। जैसे ए वर्ण है मित्रों, तो ए वर्ण जो है आ और ई के संयोग से बना है। आ धन ई बराबर ए, तभी आप गुण संधि में कहते हैं सुर धन इंद्रा बराबर सुरेंद्रा। मित्रों तो आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए, तो एक स्वर और एक स्वर, एक एक कितने? 2, 2 स्वर से मिलकर के बना है, तो क्या है? संयुक्त स्वर। अगर ये एक मात्रा तो ये कितने मात्रा से? द्विमात्रा से, अर्थात इसे क्या कह सकते हैं? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर को ही मित्रों कौन सा स्वर बोलते हैं? दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर बोलते हैं मित्रों? दीर्घ स्वर। इसी प्रकार मित्रों जो ओ वर्ण है आ धन उ से मिलकर के बना है। क्या? आ धन उ से। आ क्या है? एक मात्रिक है। उ क्या है? एक मात्रिक है। एक मात्रिक को ही ह्रस्व कहते हैं। मित्रों एक मात्रिक धन एक मात्रिक, कई मात्रिक? 2 मात्रिक, अर्थात इसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। इसी प्रकार जो आय बना है मित्रों, आ धन ए बराबर आय, आ धन ए बराबर आय। इसी प्रकार आ धन ओ बराबर आओ। तो ये सब ऑलरेडी क्या है मित्रों? ये ऑलरेडी क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर का प्लुत भेद भी बनता है। प्लुत क्या है मित्रों? किसी भी वर्ण को लिख करके, यानी किसी भी वर्ण के मतलब यह है कोई भी स्वर हो और उसके बाद 3 का प्रतीक, 3 का प्रतीक यानी 3 का चिन्ह लगा हो, तो उसको कैसा स्वर बोलते हैं मित्रों? प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत 3 का मतलब ही है कि 3 ऐसे स्वर जिनका 3 मात्रा तक या 3 इकाई तक उच्चारण किया जाए वे प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है या 1 इकाई का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें कैसा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनमें 2 से अधिक का समय लगे, 2 मात्रा से अधिक का समय लगे, उन्हें कैसा स्वर? प्लुत स्वर कहते हैं। मित्रों जो प्रायः गुरुजनों ने आपको पढ़ाया होगा यही बताया होगा, जब भी प्लुत स्वर को आपको पढ़ाए होंगे गुरुजन तो कहे होंगे ओम। ओम कह देने से यहाँ पर उच्चारण नहीं होता है मित्रों। ओ के बाद 3 की संख्या लिखी है तो इसका कम से कम 3 मात्रा समय तक यानी कुछ देर तक बोला जाएगा, अर्थात इस प्रकार बोला जाएगा ओम। मित्रों इसी प्रकार ये जरूरी नहीं कि ओम ही लिखा जाए, आप यह भी लिख सकते हैं, राधा भी लिख सकते हैं। अगर राधा लिखा है केवल तो मित्रों राधा, लेकिन राधा के बाद यहां पर अगर 3 लिख दिया गया तो आप देर तक बोलेंगे राधा। अगर मित्रों यहां पर अगर लिख दिया गया, जैसे मोहित शब्द लिखा है मित्रों, मो के बाद 3 लगा दिया जाए, तब इसका उच्चारण क्या होगा मित्रों? मोहित। क्या होगा? मोहित। इस प्रकार मित्रों बनता है। इसी प्रकार
यानी कि आप जान गए ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनमें दो मात्रा का समय लगता है। जैसे राधा क्या है, दोनों वर्ण दीर्घ हैं, तो राधा क्या है, दीर्घ है। लेकिन अगर हम कहें नयन मित्रों, नयन तीनों जो है वर्ण क्या हैं, ह्रस्व हैं, इनमें एक मात्रा का समय लगता है। नयन, पंकज, कमल, गरुड़ ना मित्रों। इसी प्रकार प्लुत जो भी होगा उसका तीन मात्रा। मित्रों इसके लिए एक श्लोक प्रचलित है, वह श्लोक क्या है मित्रों, इस प्रकार है। यह कई बार पूछा है मित्रों, इस श्लोक को आप जरूर याद कर लीजिएगा। मित्रों इसका आप वाचन करिए। लिखा क्या है, एक मात्रा भवेत ह्रस्व द्विमात्रा दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। मित्रों इसको आप इस प्रकार से पढ़िए। एक मात्रा भवेत ह्रस्व, एक मात्रा भवेत ह्रस्व द्विमात्रा दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो, त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। एक मात्रा भवेत ह्रस्व द्विमात्रा दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। मित्रों इसका भावार्थ यह है कि एक मात्रा वाला भवेत होवे क्या, ह्रस्व, एक मात्रा वाला ह्रस्व कहलाता है। और द्विमात्रा वाला यहाँ पर मित्रों अलग अलग लिखेंगे तो लिखा जाएगा दीर्घम उच्यते। उच्यते माने मित्रों कहा जाता है, दीर्घम माने दीर्घ, द्विमात्रा वाला वर्ण दीर्घ कहा जाता है। और यहाँ पर मित्रों अगर विच्छेद करेंगे तो बनेगा त्रिमात्रा धन तु, तु माने मित्रों तो, त्रिमात्रा माने तीन मात्रा वाला, प्लुतो माने मित्रों प्लुत। जेयो है, कुछ विद्यार्थी इसको गेयो पढ़ेंगे मित्रों, शुद्ध इसको पढ़ा जाता है जेयो, ज्या जा और इया से मिलकर के बना है। लिखा पढ़ा दोनों जाता है, लगभग लोग ब्रह्मवश या अज्ञानता बस पढ़ देते हैं विज्ञान। लेकिन अगर शुद्ध कोई व्याकरण अगर बैठा रहेगा, संस्कृत का विद्वान बैठा रहेगा मित्रों, तो इसको गलत भी कह सकता है। विज्ञान नहीं मित्रों, पढ़ा जाएगा विज्ञान, विज्ञान यानी जा और इया से मिलकर। तो इसको हम दो बार पढ़े और दोनों बार जेयो पढ़े हैं, तो मित्रों जेयो गलत नहीं है। नहीं कुछ लोग समझ रहे हो कि पढ़ना भी नहीं आ रहा है क्या, जे नहीं है, जा और इया है, जेयो जा और इया। मित्रों त्रिमात्रस्तु, त्रिमात्रा तु माने तो, प्लुतो माने प्लुत, गेयो माने जेयो माने जानना चाहिए, जेयो माने जानना चाहिए। व्यंजनम मित्रों यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। व्यंजनम को अलग करेंगे मित्रों, इस प्रकार बना व्यंजनम, व्यंजनम फिर है मित्रों च, च अर्धमात्रिकम,
यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। चा अर्धमात्रिकम, अर्ध माने आधी, अर्ध माने आधी, यहां पर भी आप अर्ध लिख सकते हैं सही से। च माने और, च माने और। मित्रों व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा। इसको आप जानते हैं, एक मात्रा वाला ह्रस्व, द्विमात्रा वाला दीर्घ, त्रिमात्रा वाला प्लुत। लेकिन मित्रों एक बार यही प्रश्न पूछा था, व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? व्यंजन की आधी मात्रा होती है। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा है, व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा। यानी इसका अर्थ होगा एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है, द्विमात्रा वाला दीर्घ कहा जाता है, तीन मात्रा वाले को तो प्लुत जानना चाहिए, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। मित्रों स्वर जान गए आप, स्वर जान गए, और स्वर के प्रकार। मात्रा के दृष्टिकोण से मित्रों तीन प्रकार होते हैं, और उच्चारण की दृष्टिकोण से या प्रक्रिया के दृष्टिकोण से इसी का मित्रों एक एक स्वर का, एक एक स्वर का, जैसे एक केवल आ स्वर है, इसका मित्रों तीन प्रकार हो जाएगा मात्रा के दृष्टिकोण से। कौन कौन से? ह्रस्व मित्रों इसका बनेगा पहला ह्रस्व, दूसरा बनेगा दीर्घ, तीसरा बनेगा प्लुत। इसके मित्रों केवल आ के कुल 18 भेद होते हैं। यानी जिनके तीनों रूप होते हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उनके ह्रस्व के केवल 6 भेद होते हैं। मित्रों देखिए इस ह्रस्व के 3 भेद हो गए, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। मित्रों इसके भी 2 भेद, इन सब के 2 भेद, एक अनुनासिक, एक अनुनासिक मित्रों, और दूसरा अननुनासिक। एक अनुनासिक, दूसरा अननुनासिक, इसी को निरनुनासिक भी कहते हैं मित्रों। तो इस आ के कितने भेद मित्रों? 6 भेद, एक और एक 3 4, 4 2 6। इस आ के ह्रस्व के जब 6 भेद हो गए, इसी प्रकार दीर्घ में बटेगा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और उदात्त के 2 भेद अनुनासिक, अनुनासिक, इसी प्रकार अनुदात्त के 2 भेद, इसी प्रकार स्वरित के 2 भेद। मित्रों जैसे इसके 6 भेद हुए उसी प्रकार इसके 6 भेद होंगे, उसी प्रकार इसके 6 6 12 6 मित्रों, यानी कि आ के कुल कितने भेद? 18 भेद। इसी प्रकार ई के कुल कितने भेद? ई के तीनों रूप होते हैं मित्रों, तो तीनों ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, कितने भेद? 18। इसी प्रकार उ के कितने भेद? तीनों होते हैं 18। इसी प्रकार री के कितने भेद? तीनों होते हैं 18। इसी प्रकार मित्रों ली के कितने भेद? ध्यान दीजिएगा, तर्ज ना पकड़िए, नहीं तो 18 18 18 हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा मित्रों। ली के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं मित्रों? ह्रस्व होता है और प्लुत। ह्रस्व के 6 भेद और प्लुत के 6 भेद, 6 6 12। इसी प्रकार ए के कितने भेद? 12। ओ के मित्रों 12 भेद। आय के कितने? 12 भेद। इसी प्रकार आओ के कितने होते हैं? 12 भेद होते हैं। मित्रों एक वार्तिक है, रि और लृ को वो समान मान लेता है। रि लृ वर्णयोः सवाच्यम एक वार्तिक है मित्रों, इसके द्वारा रि और लृ को एक समान मान लिया जाता है। जब एक समान दोनों को मान लिया जाता है मित्रों, तो रि के कुल 30 भेद हो जाता है। यानी रि के 18 और लृ के 12, 18 12 जोड़ेंगे कितना होगा? 30 होगा। एक बार यह प्रश्न पूछा भी गया है मित्रों कि रि के कुल कितने भेद हैं। अगर वहां पर विकल्प में 30 दिया है तो आप 30 लिखेंगे। केवल रि के पूछेगा, अगर विकल्प में 30 नहीं है, 18 है तो 18। लृ का केवल पूछेगा तो 12। लेकिन अगर पूछे कि रि के कुल कितने भेद हैं, तो रि के कुल 30 भेद हैं मित्रों। आ के कितने भेद हैं मित्रों? 18 भेद हैं। यानी कि इस प्रकार 9 स्वर हैं, 9 स्वर को बता दिया।
आ के 18, ई के 18, ऊ के 18, री के 18, ली के 12, ए के 12, हो के 12, आई के 12, आओ के 12। और एक वार्तिक के द्वारा री और ली को समान मान लिया जाता है, तो 18, 12, 30। मित्रों, स्वर के प्रकार जब भी पूछेगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के। स्वर की परिभाषा अगर पूछे तो आप बताइएगा मित्रों, स्वर की परिभाषा स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। राजन्ते माने सुशोभित होते हैं, स्वराः माने स्वर, स्वयं माने स्वयं। स्वर जो होते हैं स्वयं से सुशोभित होते हैं, बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है मित्रों, ये स्वयं से उच्चारित होते हैं, इसलिए ये कैसे हैं, स्वयं सुशोभित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, स्वर। स्वर। व्यंजन जो होते हैं मित्रों परतंत्र होते हैं, व्यंजनम परतंत्र। किसके परतंत्र होते हैं मित्रों, स्वर के। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता है। ये का वर्ण लिखा है मित्रों, का में एक स्वर लगा है, आपको दिखे या ना दिखे मित्रों, इस का में आ लगा है, का धन आ, इस प्रकार। कैसा स्वर, हर्ष स्वर लगा है मित्रों। मित्रों, कभी भी शुद्ध व्यंजन को हम मुख के द्वारा उच्चारण करके नहीं प्रकट कर सकते। कितना भी आप तीव्र गति से बोलेंगे, कितना भी आप शीघ्र गति से बोलेंगे मित्रों, स्वर का उच्चारण आ ही जाएगा मित्रों। तो स्वर केवल शुद्ध व्यंजन को लिखकर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। शुद्ध व्यंजन यह है मित्रों, हलंत युक्त व्यंजन जो होता है शुद्ध व्यंजन होता है। व्यंजन को लिख करके ही प्रदर्शित किया जा सकता है, कभी बोल करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगर उस प्रकार से भेद प्रभेद पूछेगा मित्रों, तो स्वर के एक एक स्वर के लगभग 18, 12 कुल जैसा जिसका भेद होता है 18, 12 भेद होता है मित्रों। इसी प्रकार जो आपको लिखना हो इसमें आप लिख लीजिए। मित्रों, इसको आप जान लीजिए। आगे की कड़ी में अब बताएंगे वर्णमाला। क्या बताएंगे मित्रों, वर्णमाला। आज तक के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे मित्रों। पुनः मिलापः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। नमो नमः मित्रों।